सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी को नमस्कार और मेरे ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो हमसे बड़े हैं उसको मेरा प्रणाम और जो हमसे छोटे हैं उसको मेरे तरफ से शुभ प्यार। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि सोच रहा था बहुत दिन से कि कुछ बातें आप लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन कुछ व्यस्तता ही ऐसी आ गई है कि हम आप लोगों से अधिकांश कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि कुछ बातें आप लोगों से शेयर की जाए, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप मेंबर का मैसेज आते रहते हैं कि सर ये चीज़ बताएं, वो चीज़ बताएं, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या हम तैयारी कर पाएंगे, क्या हम सफलता हासिल कर पाएंगे, क्या इसकी तैयारी करना सही है या नहीं, पीपीएससी की तैयारी की जाए या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन मेंबर के बीच आते रहते हैं और सभी लोग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछते रहते हैं। तो मैं उसको उस समय उतनी डिटेल्स में मैं उन लोगों को समझा नहीं पाता हूं, बस कुछ एक दो वर्ड्स में कह के निकल जाता हूं कि आप तैयारी करें, लगे रहे, मेहनत करें। लेकिन देखिए, इसमें आपको एक बात को अच्छी तरह से समझनी होगी, ठीक है, कि चुनौतियां जो है वह हर जगह है। कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चुनौतियां हर जगह है और चुनौतियों से लड़ना यह आपका काम है कि आप चुनौतियों से कैसे लड़ें और कैसे उस पर अपना विजय प्राप्त करें। हर क्षेत्र में चुनौती है सर, कहीं ऐसा क्षेत्र नहीं है कि चुनौती नहीं है। आपके पास भी चुनौतियां हैं, मेरे पास भी चुनौतियां हैं, कोई और है उनके पास भी चुनौतियां हर एक के पास है। ये नहीं सोचे कि मेरे पास अधिक जानकारी है तो मेरे पास चुनौतियां नहीं है। सर मेरे पास भी चुनौतियां हैं, आपके पास भी चुनौतियां हैं, चुनौतियां सब जगह है। इसलिए चुनौतियों से आप ना भागे, उससे लड़े और उसे आप हासिल करने की कोशिश करें। मैं कुछ आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूं, शायद वो स्टोरी आपको कुछ अच्छी लगे। आपने हेनरी फोर्ड्स का नाम सुना होगा। हेनरी फोर्ड्स एक अमेरिका के कार निर्माता थे, यानी कि वो कार के इंजन तैयार करते थे। उन्होंने एक दिन अपने वर्कर को कहा कि मुझे एक ही इंजन में 8 सिलेंडर चाहिए, यानी एक इंजन हो और उसमें 8 सिलेंडर फिट करके हमें दो। वर्कर ने कहा कि सर इम्पॉसिबल, ऐसा कैसा हो सकता है कि एक ही सिलेंडर में 8 सिलेंडर फिक्स करना इम्पॉसिबल काम है, नहीं हो पाएगा। हेनरी फोर्ड्स ने कहा कि नहीं, मुझे चाहिए। उसने ड्राइंग करके भी दे दिया कि ऐसे इंजन में 8 सिलेंडर हमको लगे रहने चाहिए। वर्कर काम करना स्टार्ट किया। 1-2 महीने बाद हेनरी फोर्ड आए और पूछे कि क्या कुछ सफलता हासिल हुई है इंजन बनाने में। वर्कर ने कहा सर इम्पॉसिबल काम है, ये हो नहीं सकता है, यह नहीं हो सकता। हेनरी फोर्ड ने कहा कि काम को दुगना करो, मैं तुम्हें दुगना पेमेंट दूंगा। मतलब उनके जो वर्कर जितने भी एम्प्लॉय थे सबको जो है 5 घंटे एक्स्ट्रा वर्क दे दिए गए कि तुम अब सभी वर्कर 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करो और वो 5 घंटा सिर्फ इस पे काम करना है कि मुझे एक इंजन में 8 सिलेंडर चाहिए। वर्कर को क्या था, पेमेंट मिल रहा था, एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेमेंट आ रहा था, वर्कर काम करने लगे। 6 महीने बाद फिर हेनरी फोर्ड आते हैं और पूछे अपने एम्प्लॉय से क्या इंजन तैयार हुआ। वर्कर का जवाब था इम्पॉसिबल सर, नहीं हो सकता। फिर हेनरी फोर्ड्स ने कहा कि 5 घंटे और ड्यूटी बढ़ा दिया जाए। फिर इन्होंने 5 घंटे ड्यूटी बढ़ा दिए और वर्कर के पेमेंट 2.5 गुना कर दिया। वर्कर भी खुश हो गए कि पेमेंट 2.5 गुना हो गया। वर्कर को क्या चाहिए, तो उसको तो सिर्फ अपना पेमेंट से मतलब है, पेमेंट उनका 2.5 गुना हो गया और वर्कर भी मन लगाकर काम करने लगे। फिर 6 महीने बाद हेनरी फोर्ड आते हैं और पूछते हैं कि क्या इंजन तैयार हुआ। एम्प्लॉय का वही जवाब, नो सर, इम्पॉसिबल। हेनरी फोर्ड्स ने सिर्फ 3 शब्द कहे कि चाहिए ही चाहिए, यानी कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तुम कहीं से बना कर दो, कैसे भी बना कर दो, जो चाहिए तुम लो, लेकिन मुझे चाहिए ही चाहिए। उन्होंने मात्र 3 शब्द बोला था, चाहिए ही चाहिए। और वर्कर ने अगले 2 मंथ में वह इंजन बना के तैयार किया। तो यह चुनौतियां उसके पास भी रही होगी कि शुरुआती दौर में जहां वह इस बात को कहते थे कि इम्पॉसिबल काम है, लेकिन हेनरी फोर्ड ने हार नहीं माना और अपने वर्कर
को जो है लगातार प्रमोट करते गया, उन्हें प्रोत्साहन देते गया और अंततः जो है वर्कर उसको हेनरी फोर्ड को जो है इंजन बना करके दिया और काफ़ी विश्व भर में उन्होंने ख्याति प्राप्त की है इस खोज के बारे में। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं हेनरी फोर्ड के बारे में। काफ़ी किसान, एक साधारण वर्ग का वो लड़का था और यहाँ तक उन्होंने ख्याति प्राप्त की। दूसरा, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट जब अल्पास पर्वत को फतह करने जा रहे थे, अल्पास आप गूगल कर सकते हैं, जो कि दुनिया के विहंगम श्रेणियों में से एक श्रेणी है जिसे डेथ वैली कहा जाता है। मतलब वहाँ गए तो डेथ होना निश्चित है, कोई भी बच के नहीं आता। तो नेपोलियन जब अल्पास पर्वत को फतह करने जा रहे थे तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उनसे नेपोलियन से कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो नेपोलियन बोला कि अम्मा मैं अल्पास फतह करने जा रहा हूँ। बूढ़ी औरत ने बोला कि मत जाओ बेटे, वहाँ से आज तक कोई लौट के नहीं आया है। जो मेरी इतनी उम्र है, मैंने 80 वर्ष इसी रास्ते पे गुजार दी है और जो भी इस रास्ते से गया है वह कभी वापस नहीं आया। इसलिए बेटा तुम भी मत जाओ अल्पास को फतह करने के लिए, वह एक मृत्यु का घर है। नेपोलियन ने मुस्कुराते हुए, चूँकि वह घुड़सवार था और घोड़े की सवारी करता था तो घोड़े पे बैठा था, नेपोलियन ने मुस्कुराते हुए अपने गले से एक माला निकाल के उस बूढ़ी औरत के गले में डाल दिया और उसने कहा कि अम्मा जब मैं लौट कर आऊँगा तो आप मेरी जय जयकार करना। और अपने सैनिकों को कहा सैनिक आगे बढ़ो। और नेपोलियन इस तरह से हार नहीं माना और अल्पास को उन्होंने फतह किया। तो यदि नेपोलियन उस बूढ़ी औरत की बात को मान लेता और अपने सैनिकों को पीछे मोड़ लेता तो वो आज अल्पास फतह नहीं करता। यदि हेनरी फोर्ड अपने वर्कर से हार मान जाता, उन्हें प्रमोट नहीं करता, प्रोत्साहन नहीं करता, तो आज हेनरी फोर्ड एक ही इंजन में 8 सिलेंडर को नहीं बना पाता। तो दोस्तों चुनौतियां हर जगह है, हर जगह आपको चुनौतियां का सामना करना पड़ा होगा। राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज़ की खोज की, जब उन्होंने अपने सहयोगी या फिर अपने रिश्तेदार को बोला कि मैं टेबल उड़ा दूंगा, मैं कुर्सी उड़ा दूंगा, मैं बुक उड़ा दूंगा, मैं अलमारी उड़ा दूंगा, मैं मेज उड़ा दूंगा, तो लोग उस पर हंसे कि पागल हो गया, क्या बोल रहा है ये, कुर्सी उड़ाने की बात कर रहा है, कुर्सी भला उड़ेगा। वो लोग उस पर हंसते थे कि दोनों भाई पागल हो गया है, कुर्सी आदमी कहीं उड़ सकता है। लेकिन अगर राइट ब्रदर्स उस समय वैसे व्यक्ति की बात मान लेते जिन्होंने उसकी आलोचनात्मक की थी, तो आज राइट ब्रदर्स हवाई जहाज़ के खोज नहीं कर पाते और वो फादर ऑफ हवाई जहाज़ नहीं जाने जाते। तो दोस्तों चुनौतियां हर जगह है और चुनौतियां आपको हर जगह देखने को मिलेगी, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सारे बातें को एक जगह रख करके चुनौतियों का सामना किस तरह से करें। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने 64 पीटी दी। कुछ लोगों को लगा कि पीटी नहीं होगा। हालांकि मैंने 64 पीटी के बारे में आश्वस्त था पहले से कि मेरी पीटी होगी। मेंस दिया, मेंस में रिजल्ट आया और मैं अभी भी यह नहीं कहता हूं कि हम जो इतने ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मेरी सिलेक्शन पक्की है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी घातक होती है। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप में कभी नहीं रखता हूं और ना कभी रखूँगा। तो मैं यह भी क्लियर नहीं कहूँगा कि मैं 64 मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करूँगा और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, मैं यह बिल्कुल नहीं कहूँगा। हाँ, अगर मेरी मेहनत में काबिलियत होगी, अगर मैंने सही से मेहनत किया होगा, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में मेहनत किया होगा, तो मैं फाइनल सिलेक्शन ज़रूर लूँगा। लेकिन अगर मैं एक बात और आप लोग से शेयर करता हूं कि अगर मैं 64 में सफल नहीं भी हो पाता हूं तो मैं हार नहीं मानूंगा। और मैं जब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि बीपीएससी मुझसे यह नहीं कहेगी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, तब तक मैं बीपीएससी से लड़ता रहूंगा और अपना संघर्ष जारी करूंगा जब तक कि बीपीएससी हमसे ना कहे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। जिस दिन वह यह कह देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, मैं बीपीएससी की तैयारी करना छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मेरा रिजल्ट नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि मैं हार मानूंगा या फिर तैयारी छोड़ दूंगा, तैयारी नहीं करूंगा। मैं और दुगनी मेहनत से तैयारी करूंगा और जो उस मेहनत पे ध्यान दूंगा, उस अपने कमजोरी पॉइंट पे, वीक पॉइंट पे ध्यान दूंगा जिसने मैंने पिछले अटेम्प्ट में किए हैं। तो दोस्तों और भाइयों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि चुनौतियों से घबराए नहीं।
आप यह नहीं सोचें कि कुछ ही दिन में सफलता हाथ लगेगी। यह सोचें कि तब तक बीपीएससी की तैयारी करना है जब तक बीपीएससी यह ना कहे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, और तब तक आप अटेम्प्ट कीजिए और अपने बेहतर प्रयास कीजिए। हाँ, थोड़ी अच्छी बात होती है कि अगर पास हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है एक दो अटेम्प्ट में, थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, एक तरह से मुसीबत से छुटकारा, पढ़ाई से छुटकारा, थोड़ा प्रेशर माइंड का कम हो जाता है, थोड़ी अच्छी फील होती है। ये हम इस बात को हम समझ सकते हैं। जैसे अगर मेरा ही सिलेक्शन हो जाए CCD-4 बीपीएससी में तो थोड़ी प्रेशर कम हो जाएंगे, थोड़ा इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छे हो जाएंगे, पारिवारिक तनाव दूर हो जाएंगे, तो ये सारी बात होते हैं। लेकिन सेलेक्ट होना, सफल होना ये अलग है और असफल होना ये अलग है। सफल, और मेरे नज़रिए में अगर मैं सफल होऊंगा तो भी उतना ही खुश रहूँगा, यदि मैं असफल होऊंगा तो भी मैं उतना ही खुश रहूँगा, क्योंकि मेरी टारगेट कोई एक दो अटेम्प्ट की नहीं है कि मैंने इस अटेम्प्ट में अगर सफल नहीं हुआ तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और अपना संघर्ष जारी रखूंगा। और आप लोग से भी यही निवेदन है कि आप लोग भी अपना संघर्ष जारी रखें और चुनौतियों का सामना करें। यह नहीं सोचे कि आज मैंने नहीं पढ़ा या आज मैं इतना कमज़ोर हूँ तो मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगा, नहीं निकल पाऊँगा। मैं खुद एक कमज़ोर स्टूडेंट था और मैं खुद GK GS में बहुत वीक था। थोड़ा क्लास के बारे में, चूँकि मैं कोचिंग बहुत दिन से पढ़ा रहा था, लगभग 2010 से मैं कोचिंग पढ़ा रहा था। 2010 में मैंने इंटर पास किया, मतलब इंटर का रिज़ल्ट मेरा फाइनल हुआ, 12th मैंने पास की 2010 में, और उसी दरमियान से मैंने 2010 में ही 10th के स्टूडेंट तक को पढ़ाना शुरू किया। और 2010 से मैंने अभी तक मेरी जो टीचिंग लाइन की जर्नी है, तो उसमें क्या था कि मेरे जो क्लास जो थे तो उसमें हम जो पढ़ाया करता था, तो मैं मूल रूप से मैथ और साइंस पढ़ाया करता था। तो मैथ साइंस मेरे तो अच्छे थे, क्योंकि क्लास के थे, यानी कि 5 to 12 तक मेरे मैथ और साइंस अच्छे थे। लेकिन अदर जो मेरा है हिस्ट्री, पॉलिटी, जो GS पेपर है, वो मेरे उतने अच्छे नहीं थे कि मैं बीपीएससी में सेलेक्ट हो पाऊँ। लेकिन मैंने मेहनत किया और इस ओर अपना ध्यान दिया, चुनौतियों का सामना किया। बहुत सारी चुनौतियां आए दोस्तों, मैं बता नहीं सकता हूं। बहुत सारी चुनौतियां आप लोग को भी आती होगी। आर्थिक चुनौतियां होती हैं, सामाजिक चुनौतियां भी होती है, पारिवारिक चुनौतियां भी होती है। बहुत सारी चुनौतियां आते हैं लाइफ में, लेकिन आपको उस चुनौतियों से निपटते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। और जीवन में कभी हरास नहीं महसूस करना है, कभी हताश नहीं महसूस करना है। हमेशा चुनौतियों से डरे नहीं, उसे डट के रहें, मुकाबला करें और घबराए नहीं। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूं। और जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें और नियमित पढ़ें, ठीक है। आप लोग सबसे पहले करें क्या कि अपने पास एक रूटीन बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी अपना एक टाइम टेबल बनाएं कि जॉब के आने के बाद वह खा पी के आराम से रात में कोशिश करें, क्योंकि दिन में उनके पास टाइम नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि जॉब वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो वह रात में ड्यूटी आने के बाद कोशिश करें कि कम से कम 3-4 घंटे रात में निकाल करके वो पढ़ें, ठीक है। अगर 3-4 घंटे वो नियमित पढ़ते हैं तो पीटी और मेंस कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये सिर्फ एक डरावना फील्ड बना दिया गया है लोगों के द्वारा। आपको एक चक्रव्यूह बना दिया गया है, एक डरावना फील्ड बना दिया गया है कि ये बहुत भास्ट है, बहुत ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए आप घबराए नहीं, बिल्कुल धैर्य रखें और हिम्मत से तैयारी करें। और एक बात को याद रखें कि संघर्ष आप हमेशा जारी रखें, और तब तक जारी रखें जब तक कि या तो बीपीएससी आपको अनसेलेक्ट ना कर दे कि आप अब एलिजिबल नहीं हैं, या तो फिर आप सेलेक्ट ना हो जाएं। तो 2 कंडीशन ही आप याद रखिए, और तीसरा कोई कंडीशन आपके पास नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप पढ़ते रहें, तैयारी करें, अच्छे रहें और सुरक्षित रहें, घर में रहें, क्योंकि कोरोना महामारी भी अब बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसकी कारण से हम लोग का इंटरव्यू भी थोड़ा बाधित है, थोड़ा मॉक टेस्ट वगैरह इंटरव्यू का नहीं हो पा रहा है। हालांकि वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं आता जो सामने प्रत्यक्ष रूप से मज़ा आता है। तो आई होप आप लोग अच्छे से रहे, घर में रहे। और चूँकि यही मौका है लॉकडाउन में घर में रह के पढ़ने का। और आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके वीडियो देख सकते हैं। दृष्टि के बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आते हैं,
ध्येय IAS के बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आते हैं। यदि आपको हिस्ट्री में रुचि है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो मणिकांत सर का यूट्यूब वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो काफ़ी यूट्यूबर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे। हम तो कभी कभी देख करके मैं चकित रह जाता हूँ यूट्यूब पे कि इतने अच्छे ये लोग फ्री में इतने वीडियो प्रोवाइड कर पा रहे हैं। मैं उनको सराहनीय करता हूँ और ज़रूर लाइक और कमेंट जरूर करता हूँ उनके वीडियो पे कि इतना अच्छा उन्होंने समय निकाल करके ये सारी चीज़ बताए हैं। तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप मेरे पे डिपेंड रहें, आप लोग अपना सोर्स खुद तैयार करें कि हम कहाँ से तैयारी करें। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को मैं ये सलाह दूंगा कि अपना सोर्स खुद तैयार करे, सलाह सबसे ले, एडवाइस सबसे ले, सबकी बातों को रखें और सबकी बातों को निचोड़ करके अपना सोर्स खुद तैयार करें कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। और टाइम टेबल ज़रूर बनाएं कि मुझे किस टाइम में क्या चीज़ पढ़ना है। और जो बिना जॉब वाले हैं, जो कि अनजॉब हैं, वो कम से कम कोशिश करें दिन में, प्रत्येक दिन यानी कि 24 घंटे में कोशिश करें कम से कम 8 घंटे पढ़ने की, वो भी कंटिन्यू नियमित रूप से 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इससे कम का उपाय भी नहीं है। 8 घंटे कम से कम आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी कोचिंग क्लासेस भी बंद है, तो सारा दिन आप घर में हैं, तो 8 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हैं। और घर में जो लोग हैं वो तो 8 घंटे खास तौर पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम है नहीं, बना बनाया खाना मिलता है, और क्या चाहिए। हम लोग को तो यहाँ खाना बनाना पड़ता है, खुद से खाना बनाना है, खुद से अगर दिन में 1-2 घंटे खाना बनाने में, फिर नाइट में 1-2 घंटे खाना बनाने में लगते हैं, तो और भी बहुत सारा काम हो जाते हैं किचन के। तो इसलिए बाहर में जो है स्टूडेंट है, तो उनको थोड़ी समस्या होती है कि उनको सेल्फ भी कुछ काम करने होते हैं, लेकिन घर में जो है उनको तो सारा चीज़ काम किया मिलता है। तो वो लोग कोशिश करें कि अधिक से अधिक पढ़ने की और अधिक से अधिक तैयारी करने की। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आप लोग चुनौतियों से बिल्कुल ना डरे, आराम से साथ उसका समस्या का समाधान करें। और फिर हम जैसे ही फ्री होते हैं तो आप लोग से और एक बात कि मैं सोच रहा हूँ कि 16 या 17 अगस्त से मेंस की कक्षाएं आपकी प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, 16 से 17 अगस्त से मेंस की कक्षाएं भी प्रारंभ की जाएगी और उसके शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। मेंस में आपको बस 1 वीक में 2 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, 1 वीक में 2 प्रश्न दिए जाएंगे, कोई टॉपिक से, कोई सब्जेक्ट से। जैसे मान लिया कि मैंने हिस्ट्री शुरू किया या पॉलिटी शुरू किया, तो उससे 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। पहले उस टॉपिक को मैं डिस्कस करके बताऊंगा, उनके सारे फैक्ट को मैं डिस्कस करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं उस टॉपिक से 2 प्रश्न आपको दूंगा। उस 2 प्रश्न को आपको किसी भी सोर्स का प्रयोग करके, चाहे वो आप बुक का प्रयोग करें, गूगल का प्रयोग करें, या फिर मेरे लेक्चर का प्रयोग करें, किसी भी चीज़ का प्रयोग करके आपको वह 2 प्रश्न को लिखना है 1 सप्ते में। और संडे को मैं उस कॉपी को चेक करूँगा जी, जो लोग ये मेंस के टेस्ट में भाग लेंगे, और मैं उस पर बताऊँगा कि कहाँ आपने गलती किए हैं, कहाँ पे क्या कंटेंट को ऐड करना चाहिए और किस चीज़ से किस तरह से आंसर लिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह सिखाऊंगा कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, एक अच्छा आंसर में क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्या निष्कर्ष होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़, कितने शब्द में हम भूमिका को लिखेंगे, कितने शब्द में हम मेन स्टेटमेंट को लिखेंगे और कितने शब्द में हम निष्कर्ष को लिखेंगे, तो ये सारी बातें आपको बताए जाएंगे। और लगभग यह 15 अगस्त के बाद आपको शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि किस तरीके से मेंस की तैयारी करनी है और किस तरीके से क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना है। और एक बात याद रखिए कि जितना आप लिखिएगा उतना आप में निखार आएगा। लिखने से कभी मत पीछे भागिए। कोई भी टॉपिक यदि आप पढ़ते हैं, आप एक ब्लैंक्स पेपर लीजिए और उसे लिखने का कोशिश कीजिए कि मैं उस पर कितना लिख सकता हूँ। लिखने से पीछे अगर भागिएगा तो यू आर नॉट सेलेक्टेड इन दिस एग्जाम। लिखने से कभी पीछे मत भागिए, जितना हो सके लिखिए, लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर मैं नोट्स भी देता हूं तो कोशिश कीजिए उस नोट्स को अपने हेड राइटिंग में लिखें। और हाँ, आप लोग जो भी नोट्स बनाएं वह वाइट पेपर पे बनाएं, वाइट पेपर पे बनाएं, यानी कि वाइट जीरोक्स पेपर रखें या फिर वाइट कॉपी खरीदें, वाइट सादा पेज पे लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि मेंस की जो एग्जाम होती है वह सादा पेज पे, वाइट पेपर पे ही होती है। तो आप अभी से वाइट पेपर पे लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं भी जब शुरुआती दौर में वाइट पेपर पे लिखता था तो काफ़ी टेढ़ा लिखाता था, क्योंकि आदत नहीं थी वाइट पेपर पे लिखने की।
लाइनिंग वाले कॉपी में लिखता था तो टेढ़ा लिखाता था, तो उस पर प्रयास करें कि आपकी राइटिंग जो है वह एक लाइन में होनी चाहिए, सीधी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरे पुराने नोट्स भी कुछ हैं जो कि मैंने शुरुआती दौर में लिखा था वाइट पेपर पे, तो लाइन इधर से उधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। लेकिन आप अगर प्रयास कीजिएगा तो आपकी लाइनिंग सीधी हो सकती है, जो कि आपके राइटिंग को एक अच्छा खासा चित्रण प्रदर्शित कर सकता है। तो आप कोशिश करें वाइट पेपर पर नोट्स बनाने के लिए और वाइट पेपर पर ही लिखने का प्रयास करें, क्योंकि आप देखे होंगे कि मेरे जितने भी नोट्स हैं अधिकांश वाइट पेपर पे हैं। तो आप वाइट पेपर पे लिखने का प्रयास करें, रणनीति ऐसे बनाएं जो कि आपको आगे सफलता ले, आगे की ओर सफलता की ओर ले जाए। तो आपसे मैं यही कहना चाहता था। फिर मैं कुछ ऐसी समस्या होंगी आप लोगों को तो मैं उसे दूर करने के लिए ज़रूर आप लोगों के पास आऊँगा, जो कि अभी कुछ थोड़ी व्यस्तता के कारण है। तो चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले टाइम। नमस्कार, प्रणाम।